Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the capacitor. Let's start. फ्रेंड्स, अब हम गॉसेस की थर्ड एप्लीकेशन के बाद जो चार्ज जो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर थी, हम जिक्र करेंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है और फिर हम इस पर फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर आपकी बुक के मुताबिक, पीटीबी के मुताबिक कैपेसिटर कहा जाता है, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। पर अगर हम इसी कैपेसिटर को पढ़ते हैं कैम्ब्रिज OA लेवल्स की बुक से, तो हमें ये बात समझ आती है कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करती है। अब नोट कीजिएगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। फर्ज कर लीजिए कि ये हमारे पास प्रॉपर पैरेलल प्लेट्स हैं, अभी जिन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। दिस इज प्रॉपर चार्ज तो अभी नहीं है, पैरेलल प्लेट्स हैं। इनके साथ हमने अटैच कर दिया यहाँ पे बैटरी को। अब नोट कीजिएगा, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं किया हुआ। तो अटैच किए बगैर अगर इन प्लेट्स को देखा जाए तो इन पे क्योंकि चार्ज ज़ीरो है, तो इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो है। अब हम इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं बैटरी। हमने साथ ही अटैच कर दी है एक बैटरी को। दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव वन। अब होता बेसिकली क्या है, बैटरी लगाने से पहले ये प्लेट्स थी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बेसिकली मीन्स कि इन प्लेट्स के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज भी मौजूद था। और अगर साथ हमने बैटरी को अटैच कर दिया स्टूडेंट्स, तो फिर जो इस प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल सक आउट कर लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ से इस प्लेट से निकलना शुरू हो गए और वो आना शुरू हो गए किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स के मूव आउट करने की वजह से अब इस प्लेट के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। और जिस बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो अल्टीमेटली उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज रिजाइड करता है। हमने ये बात पढ़ी थी। जिस भी बॉडी के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास आए थे, इस बैटरी ने उन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क किया और उनको इस प्लेट पर ट्रांसफ़र कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया और रिपेल करने से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट कर दिया, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया इस प्लेट पर।
अब इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जब इस प्लेट पर आना हुआ तो इस प्लेट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई। एक्चुअल में इस तरह से हम चार्ज को मूव करवाते हैं। हमारी पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ये कहता है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो कहता है कि हमने यहाँ पर चार्ज को स्टोर किया, पर असल में ये चार्ज की स्टोरेज नहीं है, ये तो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखें ना, आप चल रही हैं और आपको रोड पे दिखता है एक 100 रुपये का नोट, आपने उसको रोड से पकड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। दिस इज स्टोरिंग समथिंग, कि आपने एक ऐसी चीज़ को पकड़ के अपने पास रखा जो पहले आपके पास नहीं थी, दैट इज स्टोरेज। अब कुछ देर के बाद आपको ख्याल आया कि इस नोट को इस नहीं बल्कि इस पॉकेट में होना चाहिए। आपने इस नोट को यहाँ से निकाला और इस पॉकेट में डाल दिया। नाउ दिस इज नॉट स्टोरिंग, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसको उसकी प्लेस को चेंज किया है, ये स्टोरेज तो नहीं है। वो पहले भी आपके पास था, वो अब भी आपके पास है। इन प्लेट्स के ऊपर तो पहले भी चार्जेस थे, अब भी हैं, लेकिन आपने उन चार्जेस को इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया है कि इन प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज डोमिनेट हो गया। सो कैपेसिटर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट्स द चार्जेस, और इन चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कैपेसिटर इज़ बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, लेकिन एनर्जी स्टोर करती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब देखें, जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते गए तो चार्जेस ज़्यादा होते रहे इन प्लेट्स के ऊपर। जैसे ये बैटरी, इसे मैं VB कह रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। जैसे ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट से चार्जेस को सक आउट करता रहा और इस पर चार्जेस को देता रहा सेकंड प्लेट के ऊपर, तो चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे वो बढ़ते गए। इतना ज़्यादा नेगेटिव यहाँ से सक आउट हुआ, उतना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, और जितना ज़्यादा नेगेटिव सक आउट किया उतना ज़्यादा नेगेटिव हमने इसके ऊपर प्लेस भी किया। तो चार्जेस बढ़े, और चार्जेस के बढ़ने से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इस V की बात कर रहा हूँ। चार्जेस के बढ़ने से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने कहा कि चार्जेस बढ़े तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। हम फिर कह सकते हैं कि Q डायरेक्ट है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और ये V बैटरी नहीं है। दिस V इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। जब ख़त्म करना है आपने इस प्रपोर्शन साइन को, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज एक्चुअली C, दैट कांस्टेंट इज C। नाउ C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मैं आम अल्फाज में ना कैपेसिटेंस को कैपेसिटर की भूख कहता होता हूँ। हंगर ऑफ कैपेसिटर इज बेसिकली कैपेसिटेंस, के कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मैं उसको जनरली कैपेसिटेंस कहता हूँ। अब नोट कीजिएगा ज़रा यहाँ से, मैं कह सकता हूँ अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए कि कैपेसिटेंस इज द ability of capacitor to store charge। ये तो एबिलिटी है कैपेसिटर की जिसकी मदद से वो चार्ज को स्टोर, अगर मैं पीटीबी के मुताबिक कहूँ, या रीडिस्ट्रीब्यूट अगर मैं कैम्ब्रिज के मुताबिक कहूँ, तो हम कर सकते हैं। बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। और अगर यहाँ से देखें तो जो सिंबल है इसका ये C है, और C इस फार्मूला के मुताबिक इक्वल आ जाता है Q/V के। अगर यूनिट यहाँ से देखना चाहें तो यूनिट बड़ा आसान बन जाता है। चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलम, वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट कूलम पर वोल्ट, विच इज इक्वल टू एक्चुअली फैरड। और फैरड को हम शो करते हैं F से, लेकिन फैरड इज़ अ वेरी बिग यूनिट।
फॉर कैपेसिटेंस। तो जनरली जब आपने मेजर करना होता है तो हम कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं इन माइक्रोफैरड या फिर इन पिकोफैरड के अंदर। ये ज़्यादा सूटेबल वैल्यूज़ हैं, कन्वीनियंट हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जहन में आता है, एंड दैट इज इफ चार्ज ऑन अ capacitor is doubled, if charge on the plates of capacitor is doubled, then capacitance will be, then capacitance क्या हो जाएगी। हमें साथ ही 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, 4 टाइम्स बीटा, 2 टाइम्स मतलब डबल्ड चार्ली, सेम एंड डेल्टा, 8 टाइम्स। अब बच्चा फौरी ये सोचता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V था, हमने चार्ज को किया डबल तो Q बाई V तो C होता है, तो ये आ गया 2C। तो ऑप्शन शुड बी बीटा, विच इज ऑब्वियसली अ रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स, हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि जब चार्ज को डबल किया जाएगा तो चार्ज तो डायरेक्ट था पोटेंशियल के, अगर चार्ज डबल हो रहा है तो पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डबल, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर अब हम देखें कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V and if charge is doubled then potential automatically डबल हो जाता है, और यहाँ पे 2 इस 2 के साथ कट जाएगा and Q by V is equal to C. So correct answer of this MCQ is Charlie. तो यहाँ से ना हमने एक बात सीखी स्टूडेंट्स, और वो बात ये है कि अगर तो कैपेसिटेंस की बात की जाए तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली, अभी तक कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है किसके, चार्ज ऑन प्लेट्स के और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के। अभी तक इनके ऊपर इंडिपेंडेंट है, कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिन पर इंडिपेंडेंट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो C इज इक्वल टू Q बाई V, चार्ज को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल नहीं होती बल्कि वो सेम रहती है, क्योंकि C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कैपेसिटर की होती है, चार्ज लेकर से फर्क नहीं पड़ेगा हमें इस चीज़ पे। और अब हम देखते हैं कि इस कैपेसिटेंस को हम किस किस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी डिपेंडेंस बेसिकली किन किन चीज़ों पर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम बात करते हैं डिपेंडेंस की, तो डिपेंडेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मेनली डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर, यानी कि दिस थिंग, एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर। उसके अलावा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स मीन्स दिस इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। हम एरिया ऑफ प्लेट को शो करते हैं ए से, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज शोन बाय डी,
और इसके साथ ही कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे, मीडियम बिटवीन प्लेट्स। और हम ये बात जानते हैं ना कि जैसे ही हम मीडियम ऐड करते हैं चार्जेस के दरमियान में, तो जो बेसिक हमारे पास फैक्टर शो होता है वो एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो जो जनरल फार्मूला हम गेन करते हैं कैपेसिटेंस का इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और जब हम बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम आने से यही बन जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। अब नोट कीजिएगा इस फार्मूला में, क्योंकि मीडियम आया तो नॉट के साथ आर भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ क्या है, दिस इज बेसिकली सी वैक्यूम। हम कहते हैं सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम टाइम्स एप्सिलॉन आर। स्टूडेंट्स, मैं एप्सिलॉन आर के फार्मूलाज को ना इस पूरे यूनिट के लिहाज से ज़रा जनरलाइज करना चाहता हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम बाय ई मीडियम इज इक्वल टू वी वैक्यूम बाय वी मीडियम इज इक्वल टू सी मीडियम बाय सी वैक्यूम is equal to charge on plates in presence of medium by charge on plates in presence of vacuum, बशर्ते ये कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी साथ जुड़ी हुई है, तो फिर चार्ज की रेशो ये रहेगी। अब नोट कीजिएगा, जैसे ही आपने मीडियम को इंसर्ट किया ना स्टूडेंट्स, तो मीडियम को इंसर्ट करने से एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंक्रीज होने से हमने क्या चीज़ नोट की कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स या फिर फोर्स बिटवीन द चार्जेस रिड्यूस हो जाती है, इंटेंसिटी बिटवीन द चार्जेस रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल बिटवीन द चार्जेस रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज कर जाती है। ये बात हमें याद रखनी होगी कि जब भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो लिंक डायरेक्ट है, कैपेसिटेंस अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाती है। तो हमने देखा कि जब भी हम मीडियम को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी पहले से। अब इनके अलावा अगर मैं देखूं तो डिपेंड किस किस पर नहीं करता, इन दो के साथ साथ, तो नोट कीजिएगा डिपेंड नहीं करता थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे। अगर थिकनेस एक हद तक रहे ना तो उस एक हद तक थिकनेस पे डिपेंडेंस नहीं होती। सेकेंड इज डिपेंड किस पे नहीं करता, डिपेंड नहीं करता शेप पे। चेक करें शेप पे डिपेंड कैसे नहीं करता, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, शेप पे नहीं। वो कैसे नहीं, सिंपल नोट कीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे पास ना एक ये प्लेट्स हैं दो, देयर आर टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स, जिनमें से कुछ यूं ऐसे लाइंस जा रही हैं। जो इसकी एक साइड है ना, डैट इज 1, सेकेंड साइड इज
3.14. So the area becomes 3.14 मीटर स्क्वायर और इनमें डिस्टेंस है d। मैं कहता हूँ साथ ही स्टूडेंट्स मेरे पास दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, जिसका रेडियस है 1, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 3.14 मीटर स्क्वायर, एरिया सेम आ गया। और जो इनमें सेपरेशन है ना वो भी डी है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, एरिया सेम, सेपरेशन सेम, दोनों में मौजूद कोई मीडियम नहीं है वैक्यूम है, तो फिर इन दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम होनी चाहिए। शेप को वेरी किया, लेकिन क्योंकि बाकी तमाम पैरामीटर सेम थे तो कैपेसिटेंस सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इनमें एरिया को या लेंथ को या डिस्टेंस को वेरी करूँ फिर फ़र्क पड़ेगा मुझे। अब भी फ़र्क इस केस में नहीं पड़ता। अब ना हम इनके लिहाज से कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर। स्टूडेंट्स हम अब स्टार्ट करेंगे कुछ MCQ जिनसे प्रॉपर हमें आइडिया हो सके कि यहाँ से MCQ किस तरह से आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ इज कि इफ़ एरिया ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल्ड and separation between the plates is halved, then what will be new capacitance? नोट कीजिएगा, हमें ऑप्शंस दी गई अल्फा C, बीटा 2C, चार्ली 4C, डेल्टा 8C। हमें एक ही फार्मूला पता है जहाँ पर एरिया और डिस्टेंस दोनों आते हैं, that is C is equal to A epsilon naught by D। यहाँ से A आ गया डबल ऑफ एरिया एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही जबकि सेपरेशन इज हाफ्ड, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो इट बिकम्स 4 टाइम्स A epsilon naught by D which is basically capacitance। So answer is 4C। So the correct ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज चार्ली। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस इफ लेंथ, विड्थ, सेपरेशन एंड थिकनेस is doubled, then what will be the new capacitance? हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई। It will remain same, it will be doubled, it will be 4 times and it will become 8 times। अब हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इस फार्मूला को। C वैसे होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, पर इसे मैंने कुछ यूँ लिखा कि A is length into width epsilon naught by D। length is doubled, width is doubled, separation is doubled, there is no role of thickness, वो तो वैसे रोल नहीं है, ये 2:2 के साथ कट गया, बाकी क्या बना भला 2 times A epsilon naught by D which is actually capacitance। So correct answer is 2 times of capacitance। क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा कि if capacitance is equal to 70 microfarad and a medium of dielectric constant
2.5 is added between the plates, what will be new capacitance? हमें साथ ही ऑप्शन दे दी जाती हैं, what will be its new capacitance? हमें साथ ऑप्शन दे दी गई 28 microfarad, it will remain same 70 microfarad, 175 microfarad, और it will be 0। तो सिंपल ज़रा नोट कीजिएगा, हमने फार्मूला पढ़ा कि C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स C वैक्यूम। Epsilon R is basically 2.5 times 70. 70 into 2 becomes 140. 70 का हाफ होता है 35, दोनों को ऐड कर लें, 140 plus 35 is equal to 175 microfarad. So students, Charlie is the correct answer. हमें ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा, इफ आफ्टर इंसर्टिंग अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 capacitance become 210 microfarad, then what will be its capacitance if the medium is removed? अगर मीडियम को रिमूव कर देंगे तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगी? हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दी गई 50 माइक्रोफैरड, बीटा इज 60 माइक्रोफैरड, चार्ली इज एक्चुअली 70 microfarad and delta is 80 microfarad। तो बताइए which of the following is correct value? हमें फार्मूला पता है कि जो C मीडियम होता है that is actually equal to epsilon R times C vacuum, जहाँ से हमारे पास जो लिंक आ जाएगा that is C vacuum is equal to C medium by epsilon R. C medium is 210 by 3.5। नोट कीजिएगा 3.5 इंटू 2 होता है 7, और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। सो 3.5 इंटू 6 होता है 21, दिस बिकम्स 60 माइक्रो फैरड। सो स्टूडेंट्स, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। चले हम फर्दर देखते हैं, हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। हमें क्वेश्चन क्या है ज़रा वो नोट कीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर in presence of vacuum is 40 picofarad. A medium is inserted between the plates of capacitor and its capacitance further increases. Capacitance further increases by 120 picofarad. Capacitance further increases by 120 picofarad.
what will be the value of dielectric constant? हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई, अल्फा इज 3, बीटा इज 4, चार्ली इज 5, डेल्टा इज 2। तो नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ से एप्सिलॉन आर का फार्मूला आ जाता है सी मीडियम बाय सी वैक्यूम। सी मीडियम इज एक्चुअली टोटल कैपेसिटेंस आफ्टर द मीडियम इज इंसर्टेड। तो कितना होगा 40 प्लस 120। ऐसा कैसे? उसने ये नहीं कहा कि 120 हो गया है, उसने कहा 40 से 120 फर्दर इंक्रीज हो गया। सो 40 प्लस 120 बिकम्स 160। हमने क्वेश्चन में ये बात नहीं की कि मीडियम इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस हैज बिकम 120 पिकोफैरड। नहीं, हमने कहा कि 40 था, मीडियम ऐड करने के बाद कैपेसिटेंस 120 और बढ़ गई है, मतलब 40 में 120 में ऐड करना पड़ेगा। और वैक्यूम में कितना था भला? सिर्फ 40। 40 प्लस 120 इक्वल्स 160 बाय 40 is equal to 4. So students, beta is the correct answer in this case. अच्छा, इन सवालों के बाद ना हमें इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेकिन कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। चलिए हम स्लाइड थोड़ा सा डिस्कस करें कॉम्बिनेशंस को, ताकि अगर हमें वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हम प्रॉपरली उनको सॉल्व कर लें। जैसे कि नोट कीजिएगा, कैपेसिटर को जोड़ने के हमारे पास टोटल 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं? एक कॉम्बिनेशन है सीरीज, जबकि अनदर कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। अब इनमें फ़र्क क्या हमने वो देखना है। सीरीज का बेसिकली मतलब होता है कि हम कैपेसिटर्स को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट करें। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब है कि इफ़ दिस इज़ अ कैपेसिटर देन उसके आगे ये एक और कैपेसिटर है। दिस इज़ एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। पैरेलल बेसिकली मीन्स कि हम कैपेसिटर को साइड बाय साइड जोड़ें। साइड बाय साइड जोड़ने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है तो इसकी ये साइड कनेक्ट हो विद सेम साइड, एंड दिस इज साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कर लीजिए कि वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर इज C1, दिस कैपेसिटेंस इज C2, और यहाँ पे दिस इज C1 एंड दिस इज C2। और अगर अल्टीमेटली मुझे निकालना पड़ता है कि इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इस केस में इक्वलेंट कैपेसिटेंस इज बेसिकली 1 बाय C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर मुझे एक चीज़ यहाँ पर निकालनी पड़े तो पैरेलल में इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला सिर्फ उनको ऐड करना होता है C1 प्लस C2। दिस इज सिंपल एडिशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में उनको सॉल्व करने से बड़ा बेहतर है कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ। अगर 2 हैं, C इक्वलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम विच इज़ इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। लेकिन अगर 2 हों जिनकी वैल्यूज़ भी सेम ना हों, 2 डिफरेंट कैपेसिटेंसेस पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों लेकिन वैल्यू सेम हो तो फिर क्या होगा, ज़रा नोट कीजिएगा। अगर तो सेम वैल्यू ऑफ C होती है तो फिर तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C बाय N। सबकी वैल्यू सेम है, C जितनी तादाद हो उस पर डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स, हम इसी को ना
C/n को हम C मिनिमम भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर सेम वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं तो क्या करना चाहिए? अगर सेम वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटेंसेस हैं तो फिर जो सिंपल C इक्विवेलेंट होता है वो NC होता है। C इक्विवेलेंट NC आता है, जिसको ना हम C मैक्सिमम भी कह देते हैं। और एक बात याद रखेंगे कि सीरीज में क्योंकि रेसिप्रोकल्स को हम ऐड कर रहे हैं ताकि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट मिल सके, तो हम एक बात याद रखेंगे कि सीरीज के अंदर हमें जो भी इक्विवेलेंट गेन होता है ना, वो हर इंडिविजुअल से छोटा होता है, जबकि पैरेलल में हमें मिलने वाला इक्विवेलेंट हर इंडिविजुअल से बड़ा होता है, क्योंकि सम हमेशा ज़्यादा ही होगा। यहाँ से जो बड़ा हमें बेसिक और आसान से MCQ आ सकता है, वो हमें ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन is correct for parallel combination। यहाँ पे अल्फा आ गया स्टूडेंट्स, C इक्विवेलेंट is equal to 1/C1 प्लस 1/C2। बीटा आ गया C इक्विवेलेंट is equal to 1/C1 प्लस C2। चार्ली आ गया C इक्विवेलेंट is equal to C1 प्लस C2, जबकि डेल्टा आ गया 1/C इक्विवेलेंट is equal to 1/C1 प्लस 1/C2। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें हम सिर्फ ऐड करते थे। सो विदाउट एनी डाउट चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीरीज के मुतालिक भी, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इज ट्रू सही है, सच्ची है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इनमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट करते हैं। अल्फा आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बीटा आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। चार्ली आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जबकि डेल्टा आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बताइए इनमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। अगर अल्फ़ा को देखें तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट आना चाहिए था, लेकिन वो तो किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा। बीटा को देखें तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 सेपरेट होता और यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट होता। ये तो आ गया फार्मूला पैरेलल का। ज़रा इसको नोट कीजिएगा। अगर मैं इस पूरी फॉर्म को उठा के ऊपर ले जाऊं और C इक्विवेलेंट आ जाए नीचे, तो हम कह सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो स्टूडेंट्स डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखें ये ना कितने आराम से, कितने प्यार से डिफाइन भी कर रहा है इक्विवेलेंट को, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्चुअली इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज
रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस, रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटेंसेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमने अभी कुछ सवाल किए हैं कैपेसिटर से लिंक, आगे हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, किस तरह से, जैसे हमने पढ़ा कि मीडियम को प्लेस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है, तो इसकी रीज़न क्या है, हाउ कैन पुटिंग अ मीडियम कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसको। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है और हम उसकी प्लेट्स को ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर है तो लाजमन सी बात है इस पर चार्ज भी होगा। दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट, जबकि दिस वन अनदर वन दिस इज नेगेटिव प्लेट। हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आ गई और आपने देखा कि इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में ना पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मौजूद है ना, विच आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, जिसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कुछ इस तरह से हमारे पास लाइंस मौजूद है। अब ये जो इंटेंसिटी है, दिस इंटेंसिटी इज बेसिकली ई। और अब इस सारे काम के बाद हम यहाँ पर एक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। सी, दिस इज अ मीडियम दैट इज बीइंग इंसर्टेड बिटवीन दीज प्लेट्स। और लाजमन सी बात है हर मीडियम एटम से मिलकर बना होता है, इंसुलेटर है। और एटम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स के ऊपर, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और उसके अराउंड होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग। लेकिन जब हम इसी एटम को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो फिर ये एटम अपने दोनों चार्जेस को दो एंड्स पर डिस्प्लेस करवा देता है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड डाइपोल। इस मटेरियल के, इस सब्सटेंस के यहाँ पर इस तरीके से डाइपोल्स बन जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि द नेगेटिव पार्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट विल रिपेल द पॉजिटिव पार्ट, तो डाइपोल बन जाएगा। फिर बिल्कुल जो साथ वाला पार्ट होगा उसमें भी ये पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पार्ट को रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव पार्ट विल आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव प्लेट। तो हमारे पास जो सारा मीडियम हमने यहाँ पे लगाया था प्लेट्स के दरमियान में, ये सारा इस तरीके से क्या बन जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स की फॉर्म में। नोट कीजिएगा इस तरीके से इट विल ऑल बी पोलराइज्ड। ये सारा पोलराइज्ड हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आपकी बुक में कहा जाता है कि व्हेन एवर अ मीडियम इज पोलराइज्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। बुक में ये लिखा हुआ है कि मीडियम पुट करने से इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। उसकी प्रॉपर रीज़न क्या है ज़रा नोट कीजिएगा। जो डाइपोल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट उसके एंड्स पर आ गया, तो क्या जो इसके ये डाइपोल्स उसके पोल्स एंड्स पर मौजूद हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाते होंगे? लाजमन सी बात है बनाते होंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है इन डाइपोल्स की, जबकि इस प्लेट की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कुछ इस तरह से थी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स कैपेसिटर, जबकि ये जो ऊपर है दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक एंड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर सम में देखें ना तो वेक्टर सम में इसकी टेल को इसके हेड पे आना चाहिए। अगर मैं इसके हेड पे प्लेस कर भी दूं आपको प्रॉपर शो करने के लिए, ज़रा नोट कीजिएगा। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ प्लेट,
इसकी टेल इसके हेड पे और फिर इसकी टेल इसके हेड पे, और रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं पहले की टेल से लेके लास्ट के हेड तक। तो आप नोट कीजिए, जो रिजल्टेंट फील्ड बनी मीडियम को प्लेस करने के बाद, क्या वो खाली प्लेट की फील्ड से तो बहुत कम नहीं? तो जब हम मीडियम को ऐड करते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक अपनी ऑपोजिट फील्ड को भी शो करता है, जिसकी वजह से जो टोटल इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कि E इज इक्वल टू V बाय D। हम इस बात को जानते हैं। अब देखें, मीडियम को प्लेस करने से इन प्लेट्स के दरमियान की सेपरेशन तो चेंज नहीं हुई, तो सेपरेशन तो जो थी वही थी, सेपरेशन तो सेम रही, लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी डिक्रीज हुई तो अल्टीमेटली पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल के डिक्रीज होने की वजह से जो साथ कनेक्टेड बैटरी थी, क्योंकि बैटरी थी तो तभी तो इन प्लेट्स पे चार्ज आया था, तो जो साथ कनेक्टेड बैटरी होगी, अब देखें ना, बैटरी तब तक कैपेसिटर को चार्ज कर रही है जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता इस प्लेट्स के पोटेंशियल के। और जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो बैटरी ने फर्दर चार्ज करना बंद कर दिया। हमने फिर मीडियम को ऐड किया तो मीडियम के ऐड करने से इंटेंसिटी कम हुई, जिसके रिजल्ट में पोटेंशियल कम हो गया। तो आफ्टर इंसर्टिंग मीडियम, हमने जैसे ही मीडियम को ऐड कर दिया तो आफ्टर मीडियम तो पोटेंशियल प्लेट्स का फिर से कम हो गया ना, पोटेंशियल ऑफ प्लेट्स तो फिर से कम हो गया। पोटेंशियल ऑफ प्लेट्स जैसे ही कम हुआ पोटेंशियल ऑफ बैटरी से, तो बैटरी फर्दर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। बैटरी यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेगी और यहाँ फर्दर इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगी, जिससे ये मोर नेगेटिव हो जाएगा, ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि अब चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमने प्लेट्स पे पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया है, या हम इसको सिंपल वर्ड में यूँ कह सकते हैं कि अल्टीमेटली कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई है। वो जितनी कैपेसिटी उसकी पहले थी अब वो उससे भी ज़्यादा स्टोर कर रही है। तो याद रखिएगा कि हम असल में जब भी किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो उस मीडियम के अंदर पोलराइजेशन प्रोसेस होता है, डाइपोल्स बनते हैं, डाइपोल्स इंटेंसिटी कम कर देते हैं जिससे पोटेंशियल कम होता है, और पोटेंशियल को दोबारा सेम करने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है। बैटरी ज़्यादा वर्क करती है कैपेसिटर के ऊपर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कायम रह गया था। यहीं से ना एक बड़ा हमें अच्छा क्वेश्चन सुनने को मिलता है, वर्क डन in potential surface is, वर्क डन कितना होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, हम कहते हैं QV, हम कहते हैं QV/2, चार्ली कहते हैं 2QV, और डेल्टा कहा जाता है 0। तो एक बात याद रखिएगा, हमने वर्क का दोनों हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है, जिसको हम कह सकते हैं QV2 माइनस V1। हाँ, जब कभी हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए तो तब V1 0 हो जाता है, तो फिर QV बनता है, वैसे डेल्टा V रहता है।
अब क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है तो इक्वी पोटेंशियल मीन्स के पोटेंशियल तो सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो V2 माइनस V1 तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कभी भी वर्क नहीं होता। वर्क तभी होगा व्हेन देयर विल बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अगर देखें कि हमने मीडियम को ऐड किया जिससे इंटेंसिटी कम हुई और पोटेंशियल भी कम हुआ, तो पोटेंशियल कितना कम हो सकता है हम उसको यहाँ से चेक करेंगे। ज़रा नोट कीजिएगा, एज आफ्टर इंसर्टिंग अ मीडियम को इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल V से V/8 हो गया है। What is the value of dielectric constant? 2, 4, 8 and 16। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है दैट इज इक्वल टू V वैक्यूम बाय V मीडियम। V वैक्यूम वाला कितना था, V आफ्टर इंसर्टिंग मीडियम कितना हो गया, V/8। स्टूडेंट्स, यहाँ पे V इस V के साथ कट जाएगा और 8 यहाँ पे ऊपर आ सकता है, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू फिर बनी दैट इज एक्चुअली 8। हमें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हमें ये भी कहा जा सकता है कि आफ्टर इंसर्टिंग मीडियम between plates of capacitor, after inserting medium between plates of capacitor, charge density, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिए गए इंक्रीजेस, बीटा आ गया, डिक्रीजेस, चार्ली आ गया, रिमेन्स सेम, और डेल्टा आ गया first increases then remain same। तो याद रखिएगा कि जब हमने मीडियम ऐड किया इस जनरल केस में जहाँ पे साथ बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी जहाँ पे कनेक्टेड है इस केस में जैसे ही ऐड करते हैं मीडियम, तो तब उस मोमेंट पे जब मीडियम ऐड किया जाता है तो उस मोमेंट पर साथ ही इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, फर्दर चार्ज मूव करने की ट्राई करता है, चार्ज बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, जबकि चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाता है उस मोमेंट पे। अच्छा, ये ना मैं एट द मोमेंट बात कर रहा हूँ, ये इनके एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट आर समथिंग चेंज्ड, वो हम डिस्कस करेंगे इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर मुकम्मल केसेस के साथ। ये एट द मोमेंट ऐसा हो, जैसे हमने मीडियम ऐड किया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, पोटेंशियल कम हो गया, उसे पूरा करने के लिए फिर चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो चार्ज डेंसिटी भी फौरी डिक्रीज कर जाती है।